नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री विषय के अंतर्गत, ये क्लास 12th का आपका अध्याय सेकंड है, चैप्टर सेकंड है। फर्स्ट हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इससे पहले की वीडियो जाकर आप लोग अच्छे से उसको देखें। अगर कोई डाउट हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उस पर डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल अभी हम लोग अध्याय 2 चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं। इसका नाम है विद्युत रसायन। चीज़ों को एक एक पॉइंट करके हम लोग पढ़ेंगे ताकि इसको समझ में आए, अच्छे से समझ में आए। बहुत ही इजी है। अगर आप चीज़ों को तोड़ तोड़ के, खंड खंड करके अगर आप समझते हैं, लिखते हैं और बार बार उसका प्रैक्टिस करते हैं तो यकीन मानिए आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी, बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस चैप्टर को सबसे पहले समझ लेते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर को समझते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है, क्या कह रहा है। मतलब अभी हम लोग पहले ये टॉपिक देख ले, विद्युत रसायन क्या है। आपको एक चीज़ दिमाग में रखना होगा, केमिस्ट्री विषय के अंतर्गत, रसायन शास्त्र विषय के अंतर्गत जो हम लोग ये पॉइंट है हमारा विद्युत रसायन, ये पूर्ण रूप से एक अध्याय के अंतर्गत है और ये काफ़ी डीपली है। हम लोग इसको डीपली भी अच्छी तरह से पढ़ेंगे, विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। फिलहाल अभी हम आपको को ये समझते हैं कि विद्युत रसायन है क्या। तो विद्युत रसायन मेनली ये आपको दो चीज़ों से है। क्या, कौन कौन है? एक होता है विद्युत ऊर्जा, ओके, प्लस रासायनिक ऊर्जा, ओके। जब विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा दोनों ही का हम लोग विस्तृत अध्ययन करते हैं तो आपका यह विद्युत रसायन कहलाती है। मतलब अगर हम लोग डिफिनीशन के रूप में देखें तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत ऊर्जा एवं रासायनिक ऊर्जा के बीच पारस्परिक संबंध तथा इसके रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत? विद्युत ऊर्जा एवं रासायनिक ऊर्जा, इन दोनों के बीच पारस्परिक जब संबंध की चर्चा होती है, विस्तृत अध्ययन के रूपांतरण की चर्चा होती है, तो यह अध्ययन क्या कहा जाता है? हमारा विद्युत रसायन कहा जाता है। आप एक तरह से दिमाग में रख सकते हैं कि जब भी विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा के बीच जब आपसी संबंध होगा, ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? विद्युत रसायन कहलाएगा। और चूंकि यह रसायन विज्ञान के अंतर्गत है तो हम लोग इसको पूर्ण रूप से डिफिनेशन के तौर पर क्या कह सकते हैं कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत ऊर्जा एवं रासायनिक ऊर्जा के बीच पारस्परिक संबंध का हम लोग चर्चा करते हैं, अध्ययन करते हैं, वह शाखा क्या कहलाती है? विद्युत रसायन कहलाती है। कोई दिक्कत? होप सो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। इस चीज़ को हम लोग सबसे पहले नोट के रूप में है, आप इस चीज़ को नोट कीजिए। यहाँ पर है, वीडियो को आपको पॉज करना है। 1 मिनट वीडियो को पॉज कीजिए और इसका डिफिनीशन लिखिए। बहुत ही सरल रूप में डिफिनीशन यहाँ लिखा गया है। वीडियो को पॉज करके अब वीडियो को डिफिनीशन लिखिए। फिर अगला जो हमारा टॉपिक है वो हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। होप सो आप लिख लिए होंगे। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोड। ये बहुत ही हैच मार्क देंगे, न्यू टॉपिक आप लोग लिखेंगे, इलेक्ट्रोड। चलिए पहले इलेक्ट्रोड को समझिए। बहुत ही बेस पॉइंट है विद्युत रसायन चैप्टर को। जब तक आप इलेक्ट्रोड, ऑक्सीकरण, इन सब चीज़ों से अगर नहीं समझिएगा, ठीक है, तब तक आप इसको अपचयन, इन सब पॉइंटों को नहीं समझिएगा, तब तक आप इस पूरे अध्याय को नहीं समझ सकते, पूरे चैप्टर को नहीं समझ सकते। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि जो जो इसका की पॉइंट है, जो जो इसकी बेस पॉइंट है, उन सारे बेस पॉइंटों को हम लोग
पहले पढ़ लें, उससे रिलेटेड जो जो हमारे पास आएगा उन सब चीज़ों को हम लोग पहले पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे उसको समझते हुए आगे बढ़ें। तो अभी हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोड। क्या है इलेक्ट्रोड, इसका समझिएगा क्या है। जब किसी धातु की छड़ को मान लिया ये धातु का छड़ है, उसके लवण के विलयन में रखा जाता है, इसके ही लवण के विलयन में रखा जाता है, तो धातु की छड़ पर धन आयन, एक तरफ धन आयन और एक तरफ ऋण आयन आवेश आ जाता है, तब इस प्रकार की छड़ को इलेक्ट्रोड कहते हैं। मतलब जब किसी धातु की छड़ को उसके लवण के विलयन में रखा जाता है तब उस पर धन आवेशित या ऋण आवेशित आवेश आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है या नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो इस प्रकार की छड़ को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं। ठीक है, इस इलेक्ट्रोड में क्या क्या हो सकता है वो देखेंगे। तो कुछ की पॉइंटेड है, क्या क्या हो सकता है। इस पूरे उपकरण को मतलब जब भी हम किसी धातु के छड़ को अगर हम लोग उसके लवण के साथ रखते हैं, मान लीजिए ये लवण का विलयन है और ये धातु की छड़ है, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज एक तरफ नेगेटिव आवेश आ गया, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रोड कहेंगे। और इस पूरे उपकरण को जो ये सेगमेंट तैयार हुआ इसको हम लोग क्या करते हैं, अर्ध शेल कहते हैं। क्या कहेंगे, अर्ध शेल। ठीक है, इस पूरे उपकरण को हम लोग क्या कह रहे हैं, अर्ध शेल कर रहे हैं। ठीक है, आपको एक और पॉइंट आपको यहाँ पर समझना चाहिए। दूसरा पॉइंट है हमारा कि इलेक्ट्रोड पर जब ऑक्सीकरण और अपचयन की अभिक्रिया होती है, ये जो हमारा इलेक्ट्रोड है, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज एक तरफ नेगेटिव चार्ज, यह जो हमारा इलेक्ट्रोड है इस पर ऑक्सीकरण, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इससे क्वेश्चन भी पूछता है, इसका डिटेल भी हम लोग अभी समझेंगे। ऑक्सीकरण और दूसरा अपचयन, ये दोनों प्रकार की अभिक्रिया होती है। ठीक है, ऑक्सीकरण की भी अभिक्रिया होती है इलेक्ट्रोड पर और अपचयन की भी प्रक्रिया होती है। अब ये ऑक्सीकरण क्या है, अपचयन क्या है, इसका हम लोग अगले पॉइंट में डिस्कस करते हैं, विस्तृत अध्ययन करेंगे। आप अभी टेंशन मत लीजिए, अभी आप ये समझ लीजिए कि ये जो हमारा इलेक्ट्रोड है इस पर दो तरह की अभिक्रियाएं हो रही हैं। कौन कौन अभिक्रिया हो रही है, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया हो रही है और अपचयन की भी प्रक्रिया हो रही है। तीसरा जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसमें वो है जिन इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है। मान लीजिए जो हमारा ये इलेक्ट्रोड है, एक तरफ पॉजिटिव था एक तरफ नेगेटिव था, तो इस पर जिस पर ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीकरण की प्रक्रिया जिस पर हो रही है उनको एनोड कहते हैं। उसको क्या कहेंगे, एनोड कहेंगे। जिस पर ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होगी उसको एनोड कहेंगे। ठीक है, और जिस पर ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होगी उसको एनोड कहेंगे, और जिस पर अपचयन की प्रक्रिया होगी, दूसरा जो हमारा अपचयन था उसकी प्रक्रिया पूरा होगी, उसको हम लोग क्या कहेंगे, कैथोड कहेंगे। कैथोड, राइट। मतलब क्या हो गया हमारा चार टॉपिक में, क्या हो गया, जिस पर ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीकरण उसको क्या कहेंगे हम लोग, ऑक्सीकरण, तो एनोड। ठीक है, अपचयन तो क्या कहेंगे, कैथोड। ठीक है, अभी समझना है। वीडियो जब भी आपको मैं पॉज करूँगा तभी आप उसका डेफिनेशन लिखिएगा और विस्तृत चर्चा आपको लिखी नोट में मिलेगी। अभी आपको समझते रहना है कि जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होगी उसको हम लोग क्या कहेंगे, एनोड कहेंगे, और जिस इलेक्ट्रोड पर अपचयन की प्रक्रिया होगी उसको क्या कहेंगे, कैथोड करेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड से रिलेटेड ये मेरे पास 5-6 पॉइंट थे, होप सो आपको समझ में आया होगा। अगला पॉइंट हम लोग ऑक्सीकरण को अच्छे से समझते हैं। ठीक है, पहले आप इसका अभी तक जो बताया उस चीज़ को आप लोग यहाँ डिफिनीशन के तौर पर लिखेंगे। चलिए, वीडियो को पॉज करना है, वीडियो की क्वालिटी बढ़ाना है और आप इस चीज़ का डिफिनीशन अच्छे से लिखिए जो मैंने अभी आपको समझाया। चलिए, टॉपिक लिख लीजिए। वीडियो को पॉज करना है,
इस सारे पॉइंटों को लिखना है जो मैंने अभी आपको समझाया है। बहुत ईजी है, ज़्यादा कुछ आपको नहीं सोचना है। पहले तो आप ये समझिए कि इस पूरे उपकरण को क्या कह रहे हैं हम लोग, अर्ध सेल का नाम दे रहे हैं, अर्ध सेल का नाम दे रहे हैं। दूसरा कह रहे हैं कि जो ऑक्सीकरण, इसमें दो तरह की अभिक्रिया हो रही है। कौन कौन अभिक्रिया हो रही है? ठीक है, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों की प्रक्रिया हो रही है, राइट। तीसरा हमारा पॉइंट कह रहा है कि जो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होगी उसको हम लोग क्या कह रहे हैं? एनोड कह रहे हैं। और दूसरा कह रहे हैं जिसमें अपचयन की प्रक्रिया हो रही है उसको क्या कह रहे हैं? कैथोड कह रहे हैं। सिंपल। चलिए लिखिए इसको। चलिए, होप सो आप लिख लिए होंगे। हम आगे टॉपिक को बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इलेक्ट्रोड की जो प्रक्रिया हो रही थी, इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों की प्रक्रिया हो रही है, दोनों की अभिक्रिया हो रही है। तो एक एक कर हम लोग पॉइंट लिखते हैं, एक एक कर हमारा टॉपिक जो है, चलिए एक एक कर हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। क्या है यहाँ पर वो देखिएगा। पहला है ऑक्सीकरण, इसको लिखिए ऑक्सीकरण, ठीक है, लिख कर डाल दीजिए। इसका डेफिनेशन समझिए। ऑक्सीकरण का डेफिनेशन क्या है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में के दौरान जब किसी परमाणु, अणु या आयन द्वारा इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया जाता है। क्या हो रहा है उसको ध्यान से समझना है। इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है? त्याग हो रहा है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु, अणु या आयन द्वारा इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जा रहा है, तो उस अभिक्रिया को, उस परिस्थिति को, उस स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण कहते हैं, ठीक है, ऑक्सीकरण कहते हैं। दूसरी भाषा में अगर हम लोग इसको कहें कि जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन संयोग कर, इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, मतलब ऑक्सीजन का संयोग कर रहा है। जब इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, आपको एक चीज समझना होगा कि इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है मतलब ऑक्सीजन जो है, O2 जो है, वो क्या कर रहा है? संयोग कर रहा है। केमिस्ट्री की भाषा है, आपको अच्छे से समझना होगा कि इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है और ऑक्सीजन का संयोग कर रहा है, ठीक है। ये पॉइंट आपको दिमाग में अच्छे से रखना होगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है मतलब यहाँ पर क्या करेगा? हाइड्रोजन का त्याग कर रहा है। इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है, हाइड्रोजन त्याग कर रहा है और ऑक्सीजन का संयोग कर रहा है। इसको मैं पॉइंट बाई पॉइंट पढ़ाता हूँ, पॉइंट बाई पॉइंट बताता हूँ, ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन संयोग करता है, यहाँ क्या कर रहा है? ऑक्सीजन, समझिए, ऑक्सीजन का क्या कर रहा है? संयोग कर रहा है, राइट। कैसे है? ऑक्सीजन का संयोग करता है तो उसको ऑक्सीकरण कहते हैं। ऑक्सीजन का संयोग, ऑक्सीजन, ऑक्सीकरण। जैसे एक एग्जांपल देखिए, कार्बन प्लस ऑक्सीजन हमने लिया, कार्बन प्लस ऑक्सीजन O2, तो ये मिलकर क्या बनाएगा? CO2 बनाएगा। तो CO2 इसको क्या कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ मैं लिख देता हूँ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। तो ऑक्सीजन का क्या कर रहा है? ये संयोग कर रहा है, ऑक्सीजन का संयोग कर रहा है। तो ये अभिक्रिया क्या कहलाएगी? हमारा ऑक्सीकरण कहलाएगी। दूसरा एक एग्जाम्पल और है, सेकेंड एग्जाम्पल है सल्फर का ऑक्सीकरण। जैसे सल्फर H प्लस अगर O2 हम लोग बनाते हैं तो ये क्या बनाएगा? बोलिए, SO2 बनाएगा, ठीक है। ये क्या बनाएगा? SO2 बनाएगा, मतलब सल्फर डाइऑक्साइड। ये क्या है? सल्फर SUL FAR, सल्फर डाइऑक्साइड, राइट। ये सल्फर डाइऑक्साइड बना रहा है, तो ये भी यहाँ पर क्या कर रहा है? ऑक्सीजन का संयोज कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ मिल रहा है, संयोग कर रहा है, SO2 बना ले रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड बना रहा है। तो ये किस प्रक्रिया के फलस्वरूप बना रहा है? ऑक्सीजन का संयोग के फलस्वरूप, ऑक्सीकरण प्रक्रिया के फलस्वरूप बना रहा है, ठीक है। चलिए, दूसरा एक और है हमारे पास कि जब कोई पदार्थ, ऑक्सीकरण का ही एग्जाम्पल है कि जब कोई पदार्थ हाइड्रोजन का त्याग करे। याद रखना है आपको,
हाइड्रोजन का क्या करना है, त्याग कर। ऑक्सीजन का संयोग कर रहा था, एक प्रक्रिया हो गई, एक टाइप हो गई, वो भी आपका ऑक्सीकरण कहलाता है। दूसरा क्या है, हाइड्रोजन का त्याग कर रहा है, तो ये भी आपका क्या कराएगा, ऑक्सीकरण कराएगा। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, इसका भी 2 एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, होप सो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे अगर हाइड्रोजन सल्फाइड, H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड का ऑक्सीकरण कैसे हो सकता है वो बताइए। तो हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस Cl2, ठीक है, Cl2 के साथ अभिक्रिया करके ये क्या बना रहेगा, ये बना लेगा आपका, क्या बनाएगा, HCl। HCl को क्या कहते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन सल्फाइड क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन क्लोराइड बना ले रहा है और सल्फर आपका मुक्त कर दे रहा है। ठीक है, समझ में आया। ये भी यहाँ पर क्या हो रहा है, H2S का मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड का क्या कह रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, ये सब आपको नोट में मिलेगा, अभी आपको बस समझना है। दूसरा है, एक और एग्जाम्पल इसमें देख लीजिए, बी मीथेन। मीथेन को क्या कहते हैं, CH4। CH4 का ऑक्सीकरण देखिए, CH4 का ऑक्सीकरण कैसे होगा, तो CH4 यानी CH4 ये आपका मिलेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ। मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO2, ये मिलकर क्या बनाएगा, बोलिए, मैग्नीशियम Mg, ठीक है, Mg क्लोराइड बना लेगा। CH4 प्लस MgO2 ये बना लेगा आपका मैग्नीशियम क्लोराइड बना लेगा, मतलब Mn MgCl2 प्लस एक Cl2 और छोड़ेगा और प्लस हाइड्रोजन ये छोड़ेगा। ठीक है, हाइड्रोजन का मतलब H2O छोड़ेगा, मतलब हाइड्रोजन वाटर आपका लास्ट में छोड़ेगा। इस चीज़ से, ये दोनों एग्जाम्पल से स्पष्ट होता है, क्या होता है कि जो तत्व ऑक्सीजन संयोग करता है या हाइड्रोजन का त्याग करता है उस अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या क्या होता है देखिएगा, ऑक्सीजन का संयोग, ऑक्सीजन पहला ऑक्सीजन का संयोग, अगर ऑक्सीजन का संयोग हुआ, दूसरा हाइड्रोजन का क्या हो गया, त्याग हुआ, तो ये दोनों ही प्रक्रिया आपकी क्या कहलाएगी, ऑक्सीकरण कहलाएगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, याद रहेगा कि नहीं रहेगा, सिंपल सी बात है। बताइए, ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है या हाइड्रोजन का त्याग हो रहा है। जब ऑक्सीजन का संयोग होगा या हाइड्रोजन का त्याग होगा तो ये दोनों प्रक्रिया आपकी क्या कहलाएगी, दोनों ही अभिक्रिया क्या कहलाएगी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाएगी। इसका नोट्स मैं आपको दिखा देता हूँ, आप उसको लिखिए, फिर से वीडियो को बैक करके देखिएगा, आपको होप सो समझ में आएगा। पहले आप यहाँ तक लिखिए, उदाहरण बाद में लिखिएगा। वीडियो को पॉज कीजिए और इसका डेफिनेशन जो मैंने अभी आपको समझाया उसको लिखेंगे, उदाहरण फिर आपको बताते हैं। चलिए, होप सो आप लिख लिए होंगे। अब हम लोग उदाहरण पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहला उदाहरण यहाँ पर है, अच्छे चीज़, आप अच्छे तरीके से इसको पहले लिखिए। ये उदाहरण है, इसका आपको उदाहरण के लिए आपको ये चीज़ें पहले लिखना होगा। चलिए, ये पॉइंट लिखेंगे कि जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन संयोग करता है तो इसे ऑक्सीकरण कहते हैं, और उसका एग्जाम्पल, उसका उदाहरण ये है। उदाहरण के अंतर्गत हम देखेंगे, आपको क्या बताया, कार्बन का ऑक्सीकरण में क्या कर रहा है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिल जा रहा है, तो ये क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, राइट। दूसरा सल्फर का देखेंगे, सल्फर का ऑक्सीकरण हो रहा है, तो सल्फर ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बना है, सल्फर डाइऑक्साइड बना रहा है। चलिए, इसको लिखे पहले। चलिए, आप लोग लिख लिए होंगे। फिर हमारे पास 2 चीज़ें हैं, इस चीज़ को भी लिखना है हमें। मैंने अभी आपको बताया, दूसरा एग्जाम्पल के तौर पर ये है
कि जब कोई पदार्थ हाइड्रोजन का त्याग करता है तो भी इसको क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। तो हाइड्रोजन का त्याग करके ये क्या क्या कर रहा है, एक एग्जाम्पल ये है, एक एग्जाम्पल ये है। एक है हाइड्रोजन सल्फाइड का है, H2S का है, और दूसरा है मीथेन का अभिक्रिया करके ये क्या बना रहा है। इस दोनों को अच्छे से आप लिखेंगे। चलिए, होप सो आप लिख लिए होंगे। अस्पष्ट शब्दों में मैंने लास्ट में लिखा है एक टॉपिक, इसको आप लोगों को लिख लेना है। एक ही पॉइंट है, एक तरह से आपको हमेशा याद रहेगा। यहाँ स्पष्ट है कि जो तत्व ऑक्सीजन का संयोग करते हैं वो भी आपका क्या है, ऑक्सीजन अभिक्रिया है। और हाइड्रोजन का जो त्याग करते हैं वो भी आपका क्या है, वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। राइट, तो ये की पॉइंट है, आपको याद रखना है। इसको भी नोट कर लीजिए। गुड। चलिए, अब कुछ और पॉइंट है इससे रिलेटेड नोट्स के रूप में, बस 2 लाइनों का, ज़्यादा नहीं सोचना है आपको उदाहरण के रूप में ही आप लिख सकते हैं। उदाहरण कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है। फर्स्ट है इसका कि लोहे के ऑक्सीकरण को ही जंग लगना पड़ता है। जब लोहे का ऑक्सीकरण होता है, Fe का लोहे का ऑक्सीकरण होता है, तो इस लोहे के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ही क्या होता है, जंग लगता है। जंग लगना, ठीक है। लोहे पर जब आपका जंग लगता है, लोहे पर जो जंग लगता है वो किसके होता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप लगता है। राइट। दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो है कि जब खाद्य पदार्थ को खुली हवा में रख दिया जाता है तो हवा में उपस्थित जो नमी है, ऑक्सीजन है, उसके संपर्क में आ जाता है एवं उसका क्या कारण है, ऑक्सीकरण प्रारंभ होता है। और ऑक्सीकरण प्रारंभ होने के बाद ही वो क्या होता है, सड़ना गलना शुरू होता है। 2 तरह का उदाहरण है, दोनों आप यहाँ पर प्रैक्टिकली आप अपने लाइफ में देख सकते हैं। आप यहाँ से नोट कर लीजिए इसको। इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। यहाँ स्पष्ट शब्दों में इसकी चर्चा की गई है कि लोहे के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ही क्या होता है, इसमें जंग लगता है। एग्जाम्पल में 1 नंबर क्वेश्चन में हमेशा आता है, की पॉइंट है, आपको याद रखना है। दूसरा है हमारे पास कि जब खाद्य पदार्थ को खुली हवा में रख दिया जाता है तो हवा में क्या होता है, उपस्थित जो नमी होती है उसके संपर्क में आ जाता है वो खाद्य पदार्थ, और उसी के फलस्वरूप वो ऑक्सीकरण होना प्रारंभ हो जाता है और सड़ना गलना शुरू हो जाता है। तो ये दोनों ही आपका ऑक्सीकरण का प्रक्रिया है, तो ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है, इसी के फलस्वरूप लोहे में जंग लगता है और खाद्य पदार्थ क्या होता है, नष्ट होता है, खराब होता है। चलिए, इस पॉइंट को लिख लिए होंगे। चलिए, आज के चैप्टर के लिए इतना ही। आज चैप्टर में हम लोगों ने देखा, आपके 2 पॉइंटों को देखा है, हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से देखा है। क्या क्या है, विद्युत रसायन को देखा है, विद्युत रसायन चैप्टर 2 को हम लोग पढ़े हैं, ठीक है, जिसके अंतर्गत हम विद्युत रसायन पढ़े हैं। क्या है, तो विद्युत रसायन था हमारा विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा का जो कॉम्बिनेशन है, पारस्परिक संबंध है, उसी का अध्ययन किया जाता है विद्युत रसायन के अंतर्गत। और दूसरा है इलेक्ट्रोड के बारे में। तो इलेक्ट्रोड में हम लोगों ने पढ़ा कि जब किसी छात्र में धातु की छड़ को उसके लवण के विलयन में रख दिया जाता है तो उस पर क्या होता है, धन आवेशित हो जाता है और एक तरफ ऋण आवेशित हो जाता है। ये पूरी प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं। और इस पूरे उपकरण को हम लोग क्या कहते हैं, अर्धशेल कहते हैं। शेल के बारे में भी हम लोग अच्छे से आगे पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण एवं अपचयन दोनों की ही प्रक्रिया होती है। इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है, उनको हम जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है उसको हम क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं। क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं। राइट, एनोड कहते हैं। और जिस इलेक्ट्रोड पर अपचयन की प्रक्रिया होती है उसको क्या कहते हैं हम लोग, कैथोड कहते हैं। तो एनोड कैथोड दोनों के बारे में पढ़ा। फिर हम लोगों ने ऑक्सीकरण के बारे में पढ़ा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इस चीज़ को बार बार आपको बोल रहा हूँ कि अच्छे से समझिए। ऑक्सीकरण के बारे में पढ़ा। तो ऑक्सीकरण के बारे में हम लोगों ने 2 चीज़ें पढ़ा कि जब ऑक्सीजन संयोग करता है, O2 संयोग करता है तो भी ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होती है, ठीक है। और जब हाइड्रोजन त्याग होता है, हाइड्रोजन का
त्याग होता है तो भी आपका ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है। ठीक है, ऑक्सीकरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप ही लोहे में जंग लगता है। ठीक है, लोहे में जंग लगना क्या है? ऑक्सीकरण की प्रक्रिया है। खाद्य पदार्थ की जब खुली हवा में हम लोग छोड़ देते हैं तो ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ही वो क्या होता है? शर्करा गलना शुरू कर देता है। यह प्रक्रिया भी क्या है? ऑक्सीकरण है। होप सो आपको समझ में आया होगा ये चैप्टर। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में अपचयन की जो सेकेंड वीडियो होगा हमारा, इसका वीडियो सेकेंड होगा चैप्टर 2 का। ठीक है, उसके अंतर्गत हम लोग अपचयन के बारे में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, एग्जाम्पल के साथ, उदाहरण के साथ पढ़ेंगे। लेकिन एग्जाम्पल उदाहरण होने से ये फायदा होता है कि चीज़ें हम लोग को समझ में आती है, याद रह जाती है। ठीक, ओके, आज के लिए इतना ही। इस चीज़ में जो भी आपको दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में पूछिए। व्हाट्सएप ग्रुप जो है उसमें आप पूछ सकते हैं, यहाँ का कमेंट सेक्शन है उसमें आपको पूछिए, और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें ताकि आगे भी आप लोग को अच्छे से पढ़ाया जा सके। कोशिश आगे भी जारी रखा जाए। ओके, थैंक यू।